हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम बॅक टू अवर युट्यूब चॅनल प्रेप अकॅडमी. मी कौस्तुभ भावसार. आणि मी श्रेयस उपासनी. आजपासून आपण एक नवीन सिरीज सुरू करत आहोत, ज्यामध्ये आपण एमएसटी सीईटी जे टॉपर्स असणार आहे त्यांचा इंटरव्ह्यू घेणार आहे. ज्यांनी एमएसटी सीईटीच्या एक्झाम मध्ये 100% स्कोअर केले त्यांचे आपण इंटरव्ह्यू घेणार आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एमएसटी सीईटी 2021 मध्ये ज्याने 100% मिळवले अशा जन्म खंडेलवाल याचा इंटरव्ह्यू घेणार आहे. चला तर मग सुरू करूया. आणि या व्हिडिओ नंतर जर तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असतील तर जे आम्ही नेक्स्ट सेशन अरेंज करू त्यामध्ये ते क्वेश्चन विचारू. त्याच्यामुळे तुम्हाला असलेले क्वेश्चन तुम्ही आम्हाला कमेंट सेक्शन मध्ये कळवा. थैंक यू. आज हमारे साथ है जन्म खंडेलवाल, जिनको एमएसटी 2021 में 100% मिले थे. तो आज हम इनके साथ एक इंटरव्यू सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और वही क्वेश्चन पूछेंगे जो हर एमएसटी सीईटी एस्पिरेंट्स के दिल में होते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम जन्म को कहेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन. हेलो, मेरा नाम जन्म खंडेलवाल है। मैं मुंबई से हूँ। मुझे MHT CET 2021 में 100% मिले थे। मेरा स्टेट मेरिट रैंक 5th था और अभी करंटली मैं NIT त्रिची से अपने बीटेक को परस्यू कर रहा हूँ। सो या दैट्स अबाउट मी। तो अगला क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जब 12th में आते तो उनको दो एग्जाम्स देने होते हैं, एक तो बोर्ड्स का और एक सीईटी का। तो जो ये दो एग्जाम्स है तो उनमें सिर्फ 1 या 2 मंथ का गैप होता है, तो उनको प्रिपरेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि हमें किसकी प्रिपरेशन करना चाहिए, पहले बोर्ड किसके ऊपर ज़्यादा टाइम करना चाहिए। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके? मेरा ऐसा मानना है कि बोर्ड्स अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो अगर आप 12th स्टैंडर्ड में जैसे अगर आप एंटर करते हैं तो अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा थियोरी की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं कि जैसे अगर बोर्ड्स के एग्ज़ाम अगर आपसे 4-5 महीने दूर है तो तब अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस मेजर कंसर्न ये है कि आपको थियोरी की थोड़ी थोड़ी आदत होनी चाहिए। ऐसा ना कि आप पूरा 12th स्टैंडर्ड MCQ ही कर रहे हो और आपको थियोरी का बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो फिर आपके लिए वो लास्ट के 3-4 महीने बहुत टफ रहेंगे। आपको स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का एक अच्छा अंदाज़ा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहली बार स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक को देख रहे हो जब लास्ट के 4-5 महीने बचे हो। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना ही चाहिए। बस यही कहूँगा कि अगर आप 3-4 महीने पहले अगर आप स्टेट बोर्ड्स की तैयारी करेंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जन्म, आपको पिछली बार की सीईटी में 100% आए थे, तो इस बार जो स्टूडेंट सीईटी देने वाले हैं उन सब स्टूडेंट्स के लिए आप एक आइडियल हो. तो आप कैसे स्टडी करते थे और आपने क्लास लगाए थे या सेल्फ स्टडी करते थे, दिन भर कितना टाइम स्टडी करते थे, ये सब आप स्टूडेंट्स को बताइए. जब कोविड आया तो उसके बाद जैसे सब ऑनलाइन चला गया था तो हमारे सुबह 8 बजे के आसपास लेक्चर चालू होते थे। 8 से 10 या 11 बजे तक हमारे लेक्चर्स होते थे। फिर हमको बीच में एक ब्रेक मिलता था। जो सर ने हमें पढ़ाया वो हमें खुद कॉम्प्रिहेंड करना था कि हमें कितना समझ में आया। और दोपहर को फिर से लेक्चर्स होते थे। तो दोपहर के अराउंड 3 बजे के बाद हम लोग फ्री ही रहते थे। तो फिर उसके बाद मैं पर्सनली 5-6 घंटा निकालता था और पढ़ता था। तो रात के 9 या 10 बजे तक मेरा सेल्फ स्टडी रहता था। पर उसके बाद अगर मुझे कुछ भी करना हो, फ़ोन चलाना हो वगैरह, तो वो सब रहता था। अगर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी ये 2 साल की पूरी प्रिपरेशन है तो 2 साल हर रोज़ 4 घंटा पढ़ना बहुत बेटर है 1 साल रोज़ 8 घंटा पढ़ने से, क्योंकि आप पे लोड बहुत आएगा। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाता है, आपको इतना एज सच लोड नहीं मिलेगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जब भी आप 11th स्टैंडर्ड में आए, जैसे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा फ्लो उनका पढ़ाई से हट जाता है क्योंकि वो अभी जस्ट 10th के वैकेशन से एंटर किए होते हैं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि हल्की सी ग्रिप बना के रखें, क्योंकि ये आगे जाके बहुत फायदेमंद रहती है। वरना आपको 12th में एक साथ इतना सारा लोड आ जाएगा। बस। तो कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं जब 12th में शिफ्ट होते हैं तो जेई और सीईटी ये मेन एग्जाम्स है जिससे हमें कॉलेज मिलने वाला है। तो जेई की प्रिपरेशन वो करते हैं, लेकिन उनके फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में समझ आता है कि हम जेई की इतनी प्रिपरेशन नहीं की है, तो वो तब सीईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो उनका तब जो टाइम होता है 3-4 मंथ्स का, तो वो जेई का पूरा स्टडी करते हैं, लेकिन उनका होता नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो सीईटी में कब शिफ्ट होना पड़ता है? सो ऐसे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का यही होता है कि वो पहले जेई की तैयारी करते हैं और साइड में सीईटी, या तो जब सीईटी के लिए 4-5 महीने होते हैं तब स्टार्ट करते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, वही है कि आप जब भी आपके एग्ज़ाम से 4-5 महीने पहले आपको शायद से 3 महीने पहले हमें पता चल ही जाता है कि एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो 3 महीना बहुत सफिशिएंट है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपने जेई की तैयारी की तो आपको ऐसे कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एमएसटी सीईटी के लिए। सिर्फ केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर्स है, जैसे लास्ट में ग्रीन केमिस्ट्री,
नैनो टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड है उससे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक रेफर करनी है। बाकी एज सच पोर्शन वाइज कुछ डिफरेंस नहीं है। जो बचे हुए 3 महीने हो गए आपके एग्जाम्स के पहले उसमें आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस। अब आप प्रैक्टिस किसकी करेंगे? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करके जाइए, क्योंकि वही आपको फेयर आइडिया देगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे। तो अगर आपकी एग्जाम आपसे 3 महीने दूर है तो रोज का एक पेपर मेरे ख्याल से सफिशिएंट होगा। फिर जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगी वैसे वैसे आप अपने कन्वीनियंस पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। तो जनाब, जो हमारी सीटी या जेई किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन होते हैं उसमें बुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो एज सच मैंने कोई बुक्स प्रेफर नहीं की थी, क्योंकि हमारे क्लासेस से हमें सफिशिएंट मटेरियल मिल जाता था प्रैक्टिस करने के लिए। पर एज पर माई नॉलेज मार्वल्स की जो बुक आती है वो अच्छी है, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। और अगर बाय एनी चांस अगर आपका मार्वल फिनिश करके हो जाता है तो मैं वही सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पे जाए, वो ज़्यादा सेंस बनाएंगे उसके बाद। तो जब स्टूडेंट्स 12 का स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी, तो उनको एक क्वेश्चन रहता है कि हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि उनको स्टेप्स नहीं पता रहते। वो सिर्फ अगर थ्योरी करते तो थ्योरी करते रहते हैं, या सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करते रहते हैं। तो आइडियल स्टेप्स क्या होते हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए? अगर 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक को अगर आप स्टार्टिंग से रेफर कर रहे हो और आप धीरे धीरे अगर एक हफ्ते में मतलब अगर आप 12th के स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो तो अगर आप एक हफ्ते का अगर एक चैप्टर भी करते हैं तो आपके लिए एंड में बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि अगर आपने ऐसे अगर आधा सिलेबस भी अगर आपने ऐसे खत्म कर दिया तो लास्ट के 3-4 महीने में आप पूरा सिलेबस खत्म करके आराम से थ्योरी के लिए रिवीजन भी कर सकते हैं। अब बात आती है बोर्ड्स की, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको हफ्ते में एक बार एक थ्योरी टेस्ट लिखने की आदत होनी चाहिए, कि ताकि आपकी वो प्रैक्टिस बनी रहे थ्योरी लिखने की। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि अगर आप एग्जाम के 3-4 महीने पहले अगर आप कवर करना चाहते हैं तो फिर मैंने पर्सनली ये किया था कि मैं रोज दिन के 2 या 3 चैप्टर, और वो तीनों पीसीएम में अलग अलग सब्जेक्ट से उठाता था ताकि एक चेंज बना रहे। तो उससे अगर आप 3-4 महीने बाकी है और अगर आप रोज के 3 चैप्टर्स अगर आप खत्म कर रहे हो तो भी आप अपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। या मतलब आपको वो थ्योरी का टच रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड्स में थियरी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट रहती है, माना न्यूमेरिकल्स आते हैं पर थ्योरी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जनाब, अगला क्वेश्चन है कि जितने भी स्टूडेंट्स कोई प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो जैसे हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो स्टूडेंट्स का कोई एक सब्जेक्ट होता है जो उन्हें पसंद नहीं होता है, और जो सब्जेक्ट उन्हें पसंद नहीं आता है वो बाद में उन्हें बहुत हार्ड लगने लगता है। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट था क्या आपकी प्रिपरेशन के वक्त जो आपको बहुत हार्ड लगता था, और आपने उसे कैसे रिकवर किया फिर लास्ट में? एज फार एज एमएचटी सीटी इज कंसर्न, सब्जेक्ट्स हार्ड नहीं होते, क्योंकि एमएचटी सीटी हम सब जानते हैं कि एज कम्पेयर टू जेई इतना टफ नहीं है। एमएचटी सीटी के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो आपकी मार्क्स जो कटने वाले हैं वो या तो सिली मिस्टेक्स में ही कटेंगे, या तो आपको कुछ फैक्ट्स है केमिस्ट्री से जो आपको पता नहीं होंगे। तो मुझे ऐसा सच कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं लगता था, मेरे को बस ये था कि मेरी सिली मिस्टेक्स होती थी जो सिर्फ प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। आप मॉक दोगे तो आपकी एक आदत बनेगी कि आपको ऑन टाइम पेपर पे कैसे क्या डिसीजन लेने। अगर जैसा कि मैं अगर तीनों सब्जेक्ट की बात करूँ, फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप एंड में 3-4 महीने में जब आप अपना कुछ रिवीजन कर रहे हो तो साथ साथ में हर एक चैप्टर का फॉर्मूला लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीईटी के मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस फॉर्मूले से ही निकल जाते हैं। तो अगर आपके खुद की बनाई हुई अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ्स की फॉर्मूला लिस्ट है तो वो एट द एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि आपको पूरा एक थरर एक ब्रीफ रहेगा कि हाँ ये चैप्टर में ये फॉर्मूलाज है और इस पे से क्वेश्चन आएंगे। रही बात केमिस्ट्री की, तो मैं केमिस्ट्री को ये सजेस्ट करूंगा कि केमिस्ट्री के भी आप खुद के नोट्स बनाएं। ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, मतलब आपने जैसा बुक में से देखा वैसे ही उतार के लिख दिया वैसा नहीं कहूँगा। आपकी भाषा में जो आपको समझ आए, शॉर्ट एंड स्वीट, जब आप एग्जाम आए उसके 1-2 हफ्ते पहले जब आपको रिवीजन करना हो तो वो नोट्स आपके काम आने चाहिए। अगर आपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर किए और अगर आप थरर रिवीजन कर रहे हो तो एज सच कुछ हार्ड टॉपिक बचता नहीं है। बस यही सजेशन रहेगा कि कंटिन्यूस एफर्ट रखते रहिए तो कुछ हार्ड नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं, रिवीजन करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं सब, लेकिन जब लास्ट में एग्जाम आती है तो वो उस समय टेंशन में होते हैं या पैनिक कर जाते हैं, और उनका जो एग्जाम होता है वो खराब जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पे एक रोल आता है। तो आपने अपने एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे? एग्जाम पास आना और नर्वस होना ये हर बच्चे के साथ होता है। बस
नर्वस जो बच्चा बहुत प्रैक्टिस भी करता है वो कहीं ना कहीं नर्वस होता ही है कि आज एग्जाम है। सो एग्जाम टाइम पे मेरे साइड से यही टिप रहेगा कि पहले इजी क्वेश्चंस को टैकल करो, क्योंकि इजी और हार्ड दोनों के लिए मार्क्स सेम ही है। तो जो आपको पहले चीजें आती है उस पर फटाफट आप अटैक करें, और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तब भी ये एक बात का ध्यान रखें कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने उसको 5 से 10 सेकंड दिए, अब आपको इसमें ये डिसीजन लेना है कि क्या मेरे को क्वेश्चन आता है तो उसको अटेम्प्ट करेंगे, नहीं आता तो सीधा स्किप करके छोड़ देंगे। क्योंकि स्किप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप गलती से भी दो तीन ऐसे क्वेश्चन पे अटक गए जहां आपने अपना 3 से 4 मिनट दे दिया, तो वो आपके एग्जाम के 10 मिनट खा जाएगा। जो कि फिर, क्योंकि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना ही चाहिए, और पूरे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन से मूव ऑन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है पर आपने उसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस की है, तो कहीं ना कहीं ऐसा एक ईगो रहता है कि यार मैंने इसके ऊपर इतना प्रैक्टिस किया था, मैंने ये चैप्टर से इतनी मेहनत की थी और मुझे इसका ही क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो उस एग्जाम टाइम पे वो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो टाइम आप ऐसे बचाइए। तो मेरी पर्सनली जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि मैं पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता था। पूरा केमिस्ट्री का सेक्शन मैं ये देखता था कि 25 से 30 मिनट के अंदर मैं एक बार गो थ्रू कर लूँ, जो मेरे को आते हैं वो मैं मार्क करके रख देता हूँ। सेम गोस फॉर फिजिक्स। तो 1 घंटे के अंदर मेरा पीसी का पूरा एक मतलब मैं पेपर जाके आ जाता हूँ। अब मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बाकी है, तो मैं उस पर वापस से अटैक कर सकता हूँ। तो आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, पहले इजी क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम नहीं देना है, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उनको बेझिझक छोड़िए, क्योंकि लास्ट में आपको रीचेकिंग के लिए भी टाइम बचा के रखना है। सो हाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मॉक टेस्ट के बारे में। जितने भी प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं उनके लिए मॉक टेस्ट देना तो बहुत जरूरी होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन जो बहुत से बच्चे होते हैं वो बिना कुछ स्टडी करे ही सीधे मॉक टेस्ट देने लग जाते हैं, और कुछ बच्चे जो स्टडी करते हैं लेकिन मॉक टेस्ट नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कितना सिलेबस देनी चाहिए, और आपने ये भी बताया। सो जब जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, अगर उनके साइड से अगर 80% ऑफ द सिलेबस अगर कंप्लीट हो चुका है, तब मुझे लगता है आपको मॉक फुल सिलेबस मॉक देने शुरू कर देने चाहिए, ताकि क्योंकि जब तक आपका 100% सिलेबस होगा तब तक आपको एक फेयर आइडिया फुल सिलेबस मॉक का आ जाएगा। तो वो फिर आपको फिर उसके लिए यूज टू होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरी बात करें तो मतलब ये मेरा भी कुछ ऐसा ही था। जब भी हमारा मेरा 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तब मैंने भी मॉक देने चालू किए थे। मैंने कितने मॉक दिए, मैंने 2020 के सारे पेपर्स किए हुए, और कुछ प्रीवियस और मतलब अब ऐसे मुझे रफ आइडिया नहीं है, पर हाँ 2017, 18, 19 के भी मैंने कुछ पेपर्स किए हुए। तो जब आप पेपर की इतनी प्रैक्टिस करते हो तब आपको पता होता है कि आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबसे अच्छे सोर्स हो गए प्रैक्टिस करने के लिए, जब आपके एग्जाम्स पास में वो आपको एक अच्छा फेयर आइडिया देंगे। वो एक और क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट्स के मन में कि जब स्टूडेंट्स 10 से 11 में जाते तो उनको ज़्यादा स्टडी करने का नहीं होता, क्योंकि 11th में थोड़ा सा सिलेबस वगैरह चेंज होता है, तो 10 का बोर्ड का टेंशन रहता है, लेकिन 11th में वो ज़्यादा स्टडी नहीं करते, और जब वो 12th में आते तो उनको 11th का भी करना पड़ता है और 12th का भी करना पड़ता है। तो आपका क्या सजेशन रहेगा इसमें? सो पहला सजेशन तो मेरा ये रहेगा कि आप ये सिचुएशन अवॉइड करें। बैकलॉग अगर आप लास्ट जैसे जैसे एग्जाम पास में आते हैं और अगर आपके बैकलॉग है, तो वो फिर आपको एक मेंटल स्ट्रेस बहुत देते हैं कि यार मेरा इतना पीछे बाकी है, मैं कैसे करूँगा। तो पहली चीज़ तो आप ये करें कि आप 11th स्टैंडर्ड में चीज़ों को हल्के में ना लें। रोज दिन का थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ पढ़ाई पे अपना हाथ बना के रखें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका एक फ्लो बैठा हो रहेगा। और अगर बाय एनी चांस अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में अगर टाइम वेस्ट कर दिया या फिर कोई XYZ रीजन आपसे पढ़ाई नहीं हुई, तो उस चीज़ को भूल जाना चाहिए। अभी आपके पास जो टाइम है, आप उसमें कैसे टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, आपको वो देखना है। और जैसे कि अगर 12th की स्टार्टिंग हो रही है, तो आप 12th के ऑनगोइंग सिलेबस के साथ रोज अगर आप दिन का 1-2 घंटा भी निकाल लेते, तो मेरे ख्याल से आप 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस भी कवर कर सकते हैं। पर मेरा फिर से सजेशन ये रहेगा कि आप ये सिचुएशन अवॉइड करें, क्योंकि साइमल्टेनियसली चीज़ें करना बहुत हार्ड हो जाता है। क्योंकि 12th स्टैंडर्ड हम जानते हैं मतलब एज कम्पेयर टू 11th थोड़ा सा हैवी होता है, तो उसमें हमको ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे अगर आप 11th का भी कर रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मेरा सजेशन यही होगा कि ये सिचुएशन आप अवॉइड करें। और अगर बाय एनी चांस अगर आप इसमें अगर आपका 11th का बैकलॉग बाकी है, तो दिन का 1-2 घंटा अगर आप निकाल के डिवोट करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो भी हो जाएगा।
तो जन्म अगला क्वेश्चन है, तो जनरल क्वेश्चन है कि इंटरटेनमेंट के बारे में। आप दिन भर इतनी स्टडीज करते हैं, तो फिर थोड़ा टाइम इंटरटेनमेंट के लिए भी देना चाहिए। तो आप कितना समय देते थे इंटरटेनमेंट के लिए और क्या करते थे उस वक्त? सो एक्चुअली मुझे कहना नहीं चाहिए पर मेरी आदत है, मैं रात को थोड़ा लेट सोता हूँ, तो जब मेरा रात को 9-10 बजे तक पढ़ाई करके सब खत्म हो जाता था, तो वही मैं मेरे फैमिली फ्रेंड से बात करता था, थोड़ा कभी कभी नीचे भी जाता था। तो मतलब और हाँ, मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि आप स्टडीज़ में इतना मत घुस जाइए कि आपके आजू बाजू क्या हो रहा है आपको वो पता ना चले, क्योंकि ठीक है पढ़ाई एक हद तक मैटर करती है, पर एक आपका जो फैमिली सपोर्ट होता है, आपके साथ कोई बात करने वाला होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि पूरे दिन बस पढ़ ही रहे, क्योंकि जब कोई साथ में रहेगा, आपके आपके फैमिली वगैरह रहेंगे, तो एक आपको एक अंदर से वो आपको देगी मोटिवेशन कि चल कुछ नहीं, अगर तेरा आज टेस्ट खराब गया कुछ नहीं, कल आएगा टेस्ट, कल और अच्छा करेंगे। सो एंटरटेनमेंट और एट द सेम टाइम फैमिली को टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी बहुत मदद करेगा। स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि अगर ये टॉपर ये पूरा थोड़ा स्टडी करता होगा, ये कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह कुछ करता होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सोशल लाइफ का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। आप लोगों के साथ रहते हैं, तो आपको एक आदमी जो एकदम अकेला रहेगा और एक जो कुछ 5-6 लोगों के साथ है, उसका उसकी फैमिली है, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका होगा डेवलप टुवर्ड्स लाइफ और एग्जाम, जो आपकी बहुत मदद करेगा। तो एक जनरल क्वेश्चन है सभी लोगों के लिए कि अगर एक स्टूडेंट है जिसने अभी प्रिपरेशन नहीं की अभी तक और उसने स्टार्ट करना है 4 महीने में, हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं मंथ वाइज? अगर हमें स्टेप्स कुछ चाहिए स्टूडेंट को देने के लिए, तो आप क्या कहना चाहिए? मैं ये अज्यूम करूंगा कि आप ऐसे स्टूडेंट नहीं है जिसने 11th और अपनी आधी 12th में बुक खोली ना हो। अगर वो कैसे, तो फिर चीज़ें बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आपने 11th 12th में पढ़ाई में हल्का सा टच बना के रखा है, लेकिन फिर भी अभी आपको डाउट है कि मैं आगे कैसे जाऊँ, तो मेरा मानना ये रहेगा कि अगर अभी 3-4 महीने बाकी है, तो आप 1 महीने में अपना सिलेबस जो भी आपको डाउट्स वगैरह, अभी आप इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, आप हफ्ते में 1 या 2 मॉक दे और देखें कि इस चैप्टर के पर्टिकुलर क्वेश्चंस मेरे को नहीं आ रहे, तो उस चैप्टर को टारगेट करें जो आपकी वीकनेस है और आपको सामने दिख रहा है कि हाँ मैं इसको सुधार सकता हूँ। और जब एग्जाम के 1-2 महीने रहेंगे, तब आप मॉक देना चालू कर दीजिए। फिर जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा, आप अपनी फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से बढ़ाइए। तो बस वही है कि अपनी मिस्टेक से सीखना सीखे, क्योंकि सिर्फ मॉक देने से कुछ नहीं होता है। मॉक के बाद आपकी मिस्टेक्स कहाँ थी, आप कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते थे, वो भी बहुत जरूरी है। तो जन्म, जो ये क्वेश्चन है हमारा वो लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आप जो सीईटी 2022 में जो बच्चे सीखने वाले हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट? मेरा एक ही सजेशन होगा, अपना 100% देना। आपको एग्जाम देने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि काश मुझे 1-2 महीने और मिल गए होते, मैं कुछ और मेहनत कर पाता, मैं कुछ और, मैं 10-20 मार्क्स और एक्स्ट्रा ला सकता। क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो ये है, आपको इसमें अपना पूरा 100% देना है। आप मेक श्योर करें कि आप एक टाइम टेबल से स्टिक रहे और डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो करें, क्योंकि जब आप अपना 100% देंगे, तो एक मन से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं 100% ला पाऊंगा। मुझे था कि हाँ मेरे मार्क्स अच्छे हैं, तो मुझे स्टेट रैंक अच्छा मिल जाएगा, पर 100% का मैंने सोचा नहीं, तो मैं ऐसा सोच के पेपर देने नहीं गया था। तो जब आप अपना 100% दोगे, तब जो अंदर से जो सेटिस्फेक्शन आता है आपको, बस वो मिलना चाहिए, क्योंकि एट द एंड वो ही मैटर करता है। अगर आपने अपना 100% दिया है, तो फिर कुछ और चीज़ें मैटर ही नहीं करती कि आपका पेपर कैसा गया, क्यों हुआ। अगर आपने अपना 100% दिया है, बस वो ही मैटर करता है। दैट्स इट। तो थैंक यू जन्म हमारे साथ जुड़ने के लिए। या थैंक यू वेरी मच। मोटिवेशन आएगा कि हमारे बीच का ही एक लड़का है और इसको 100% मिले, तो उनको भी एक मोटिवेशन आएगा स्टडी के लिए। या या